नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सब लोकतंत्र में। आपने ध्यान दिया होगा कि जब कभी आप व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, आप बात कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं। उसके बाद आप फेसबुक पर जाते हैं और आप देखते हैं कि आपको बायजूस का ऐड दिखाई दे रहा है। ये कैसे होता है? ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ सुना सुना सा लगता है, पर ये क्या है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारी इस जानने की कोशिश में हमारे साथ हैं राजीव मल्होत्रा जी, जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन हम बता दें, मुझे नहीं समझ आता कि मैं इनका किस प्रकार से परिचय करूं। एक थिंकर के रूप में, एक एकेडमिशियन के रूप में, एक धर्म वॉरियर के रूप में किस तरीके से करूं, तो इनका पहले हम स्वागत करेंगे सब लोकतंत्र परिवार की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से। और राजीव जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हमारे दर्शक जो हैं वो सभी आपको बहुत प्यार करते हैं, आपसे आपका सम्मान करते हैं और आपका धर्म और देश के प्रति जो योगदान है उसके प्रति काफी कृतज्ञ रहते हैं। तो उनकी ओर से सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। नमस्कार। धन्यवाद। हम भी उनको बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए हम इस शो पर आए हैं ताकि हम अपने विचार भी आपको कुछ बता सकें। जी, राजीव जी, you have authored a new book. We all know that you are a fantastic author in terms of having a bird's eye view on India, Indian culture, and linking it to the geopolitics, to the global scenario, and all those aspects that we need to look into. You have come up with a new book, and that is called Artificial Intelligence and Future of Power. We would like to talk about this. And before this, I would like you to say a few words about the book or the purpose behind this book before we move forward. नमस्ते। ये जो पुस्तक हमने लिखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, मैं कुछ हिंदी में बोलूंगा और कुछ अंग्रेजी में बोलूंगा। तो इसमें है 5 बैटल ग्राउंड्स, मतलब 5 कुरुक्षेत्र हैं, पांच कुरुक्षेत्र हैं जहां पर 5 तरह की युद्ध हो रही है। तो हर एक कुरुक्षेत्र में अलग अलग तरह के लोग लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि आपस में टेंशन है, कंपटीशन है। तो बैटल ग्राउंड 1 जो पहला वाला बैटल ग्राउंड है वो तो है कि जो जॉब्स हैं, नौकरियां हैं, इंडस्ट्री है, इकोनॉमी है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा काफी शेकअप होगा, क्योंकि जो पुरानी तरह की टेक्नोलॉजी है वो नहीं चलेगी, नई तरह की टेक्नोलॉजी आएगी और कई लोगों के पास है, कई लोगों के पास नहीं है। और जो जॉब्स भी हैं, नौकरियां भी हैं, वो नई तरह की एजुकेशन के लिए के द्वारा मिलेंगी और जो पहले के लोग हैं उनको शायद जॉब ना मिल सके। तो कई लोग जो हैं जो बहुत हाथों से काम करते हैं, मेंटल काम नहीं है, उनको डर होना चाहिए, क्योंकि ये जो मशीनें आ रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, ये काफी काम जो इंसान करते थे वो अब मशीनें करेंगी। तो इसलिए ये तो बैटल ग्राउंड नंबर 1 हो गया। बैटल ग्राउंड नंबर 2 हुआ, जैसे चाइना है, जैसे जियोपॉलिटिक्स है, वहां पर जो वेपन्स हैं, एयरफोर्स है, ड्रोन्स हैं, रोबोट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेंगी। अब जैसे कैमरास हैं, वीडियो कैमरास हैं, उसमें आपकी शक्ल पहचान सकते हैं। वो आप एक समझो क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हैं, तो 50,000 लोग बैठे हैं, तो वो आपको पहचान लेंगे। ये जो ड्रोन जाएगा कैमरे के साथ, वो पहचान लेगा कि ये मिस्टर कौशिक यहाँ बैठे हुए हैं। अब ये इंसान इतनी जल्दी नहीं पहचान सकेंगे। इंसान ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहचान लेगा, जल्दी पहचानेगा, चाहे अंधेरा हो, चाहे बारिश आ रही हो, चाहे आपने कपड़े जैसे डाले हो, चाहे ऐनक हो, चाहे नाक हो, वो फिर भी आपको पहचान लेगा। मतलब जितना आपके रिश्तेदार नहीं पहचान सकेंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा पहचान लेगा। तो ये ऐसे जो टेक्नोलॉजी है, इसके कारण मतलब काफी हलचल होने वाली है, काफी डिसरप्शन होने वाली है। और हमको ये डर है कि चाइना इसमें 10 साल इंडिया से आगे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना इंडिया से 10 साल आगे है। अब ये इंडियन ऑफिशियल भी मानते हैं, इंडियन मिलिट्री वाले भी मानते हैं, मैंने सबसे बातचीत कर रखी है। जो बैटल ग्राउंड नंबर 3 है, तीसरी है, वो ये है कि वो जो मन को कंट्रोल करते हैं, मन को, आपकी जो इच्छाएं हैं, तो आपको वो ये वाला पोस्ट डाल देंगे, ये वाला एडवर्टीजमेंट डाल देंगे, आपको ये नाइकी शूज चाहिए, आपको ये वेकेशन चाहिए,
तो उनको मालूम है आपको क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, सबको अलग अलग चीजें चाहिए। तो वो सबका हिसाब रखते हैं। जब भी आप क्लिक लगाते हो तो वो हिसाब रखते हैं कि इसने क्लिक यहाँ लगाई, यहाँ नहीं लगाई, या ये ज्यादातर ऐसी बात करता है, ऐसी बात नहीं करता, ये इन चीजों को लाइक करता है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, इसका धर्म क्या है, इसके क्या ब्रांड्स हैं, किसके क्या मित्र हैं। जब भी आप फोटो अपलोड करते हो तो वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये कौन है और इसके साथ कौन कौन लोग हैं, किसको उसने जप्फी डाली है, किसके साथ हाथ लगाया हुआ है, किसको वो नमस्कार कर रहा है। तो सब उनको आपकी जो लाइफ है, आपके जो रिलेशनशिप हैं, रिश्तेदारियां हैं, उसका नक्शा बना रही है। ये बैटल ग्राउंड 3 है कि आपके मन का नक्शा बना रही है, आपकी जो डिजायर्स हैं, आपको क्या चाहिए उसका नक्शा बना रही है, और वो नक्शे के साथ आपका फायदा उठा रही है। क्योंकि जिसको आपके बारे में ज्यादा मालूम है वो आपका ज्यादा फायदा उठा सकता है। जो अनजान है वो इतना फायदा नहीं उठा सकता जितना जो आपका बहुत बहुत पास जो है, जो आपका सबसे पास साथी है, मित्र है, वो आपसे ज्यादा फायदा उठा सकता है, धोखा भी ज्यादा दे सकता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये खूबी है कि वो आपके घर, आपके मन के अंदर आएगा, आपको मुफ्त में सब कुछ देगा कि सबको देखिए जी में आपको ईमेल फ्री है, आप सर्च भी किए फ्री है, आप जितनी मर्जी फोटो भी लगा दें, सब कुछ फ्री है। हमको सिर्फ जो आप कर रहे हैं और जो आपकी पहचान है वो चाहिए, क्योंकि वो हम बेच सकते हैं। वो हम बेच सकते हैं जो उन ब्रांड्स को जो आपको चीजें बेचेंगे, आइडियोलॉजी वाले लोग, हाँ, कोई कन्वर्ट करना चाहता है आपको, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपका वोट मांगती है, हम सबको ये चीजें बेच सकते हैं, और हमारी ये बहुत पावर है क्योंकि हम हमारे में जानकारी है। बैटल ग्राउंड नंबर 4 जो है वो स्पिरिचुअलिटी की है। वो उसमें गुरुज का काम है, गुरु ने अभी ये काम किया नहीं पर उनका काम है, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जैसे आगे आगे बढ़ती जा रही है, तो लोगों को अपने अंदर जाने की जगह बाहर से ही उनको आनंद मिलता है, उनको डिजायर जो है बाहर से यहाँ वहां से मिलती रहती हैं। तो ये हमारे जो धर्म है, हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो शास्त्र हैं, उसमें प्रेयस और श्रेयस का अंतर है। श्रेयस है जो होना चाहिए, प्रेयस है जो मुझे प्यारा लगता है। अब ये जो प्रेयस है ये बढ़ेगा क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ऐसी चीजें देगा, आपको ऐसी चीजें अपने सेंसेस में, इंद्रियों में ऐसी चीजें खिलाएगा, ऐसा आपको मजा दिखाएगा कि आप अपने आप को भूल जाओगे और इन चीजों में मस्त हो जाओगे। ये एक तरह का एडिक्शन है, एडिक्शन जैसे नशा, एक तरह का नशा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये जो सोशल मीडिया है वो नशा है, क्योंकि वो उनको जानकारी है कि हर एक इंसान का अलग अलग क्या क्या नक्शा है, और उससे ये क्या आपको नशे में डाल सकते हैं, फंसा सकते हैं, जाल में फंसा सकते हैं। तो ये हो गया बैटल ग्राउंड नंबर 4। अब बैटल ग्राउंड नंबर 5 है भारत। अब भारत का क्या हाल होगा? भारत बचेगा, नहीं बचेगा, आगे बढ़ेगा, पीछे बढ़ेगा, भारत गुलाम हो सकता है, भारत टूट सकता है, ये सारा कुछ ये बैटल ग्राउंड नंबर 5 में हमने इसके बारे में विचार किया, एनालाइज किया है, और ये काफी खतरनाक चीज है। हमने एक पुस्तक लिखी थी, ब्रेकिंग इंडिया। अब ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आप समझते हैं ब्रेकिंग इंडिया 2.0 हो सकता है। मतलब वो जो ब्रेकिंग इंडिया वाले लोग हैं, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाकर आगे बढ़ सकते हैं, और हमको इसके लिए होशियार होना चाहिए। तो ये पुस्तक का ये आइडिया है। तो मैं लोगों को डराना नहीं चाहता, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हमको सावधान होना चाहिए, हमको होशियार होना चाहिए। अब जैसे कई लोग मुझे कहते हैं कि ऐसे बोलेंगे तो लोग डर जाएंगे, तो मैं कहता हूं नहीं, जो इंडिया वाले लोग हैं, देखिए, यदि क्रिकेट टीम ठीक ना खेले तो हम डरते थोड़ी, हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं। हम उसी तरह से हम अपने लीडर्स को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। हम कहते हैं आपको खेलना चाहिए, नहीं खेलेंगे तो दूसरे को ले आएंगे। तो इसी द्वारा डर के बिना बिल्कुल होशियार होकर सामना करो और आगे बढ़ो। इसीलिए हमारी क्रिकेट टीम बढ़ती जा रही है आगे, क्योंकि वो डरे नहीं, हारने से डरे नहीं, हारने के बाद वो और जोर से खेलते हैं। इसी तरह से अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम बोल रहे हैं, तो इसका ये हम नहीं चाहते कि लोग डर जाएं, भाग जाएं। हम ये चाहते हैं कि इसका सामना करें। हम चाहते हैं कि वो सामना करें कि ये चीज आने वाली है, ये चीज आ रही है, तो अब इसका क्या इलाज है। हमारे जो लीडर्स हैं उनको इसके बारे में ज्यादा होना चाहिए, इतना मालूम नहीं जितना होना चाहिए। ये थॉट लीडर्स हैं, जो इंटरनेट वाले लीडर्स हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पॉलिटिक्स के हैं, किसी भी सरकार के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, वो सब इसमें पीछे हैं। इसमें मैं जानता हूं चाइना वाले लोग हमारे से ज्यादा आगे हैं, अमेरिका वाले आगे हैं, जापान वाले आगे हैं, यूरोप वाले हैं, रशिया वाले हैं। इंडिया इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी तक काफी पीछे है।
तो इसीलिए हमने पुस्तक लिखी। बिल्कुल, बहुत रोमांचक विषय है और बहुत अच्छे तरीके से आपने इस चीज को हमारे सामने रखा है। तो हमारी जो ऑडियंस है वो भी जितना उनसे जब उनको पता चला कि आप आ रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न उन्होंने दिए। तो कुछ प्रश्न मेरे होंगे, कुछ प्रश्न उनके होंगे। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक प्रश्नों को साथ में रख सकें। पहला प्रश्न, जब मैंने आपकी पुस्तक को पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक कोट आया। देयर इज अ कोट, अ फेमस सेइंग व्हिच सेज, व्हेन यू आर नॉट चार्ज्ड एनीथिंग टू यूज अ प्रोडक्ट, you are the product. So when we watch a video on how to lose weight, then we get advertisements of, as you said, gym, naturopathy, honey, and then running shoes, all those things. So we have been exposed to these things, but there are tier 2 and tier 3 cities in India which are experiencing it due to the social media advent, but they do not know how close it is to them, how much it is impacting them. To someone like in Pune, Coimbatore, Bhubaneswar, or Prayagraj, so how does it impact it? Does it lead to job creation for them or job cut, choice of shopping to them, or convergence of shopping choices to them, expansion of landscape, or contraction of viewpoint? What exactly it is offering to the tier 2 and tier 3 cities of India, the real heart of India? ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंडिया में आई जा रही है, ये टॉप डाउन आई जा रही है, ये बॉटम अप नहीं आ रही, ये नीचे से नहीं ला रहे। ये जो जिन लोगों ने ये रिपोर्ट लिखी हैं, एक तो मैकिंजी लिखता है, प्राइस वाटर हाउस कूपर लिखता है, अर्नस्ट एंड यंग लिखता है, सब अमेरिकन कंपनीज हैं जो ये बिग सेंसेक्स की बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन हैं, उनको उनके क्लाइंट हैं, उनसे पैसा लेकर रिपोर्ट लिखती हैं। जो ये फिक्की ने लिखी है, ये नीति आयोग ने इन्हीं लोगों को कोट करके लिखी है। तो इंडिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लानिंग है और जिसके बारे में रिपोर्टें लिखी जा रही हैं, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी दृष्टि से लिखी जा रही हैं। उनको क्या चाहिए, उनको क्या इन्वेस्टमेंट करें, उनको क्या फायदा होगा, ये उसके बारे में लिख रहे हैं। तो ये जो सर्वे करते हैं, मैं हमेशा जब रिपोर्ट पढ़ता हूँ, मैंने सारी इंडिया में जो भी रिपोर्ट है पढ़ रखी है, तो जो मैं हमेशा पीछे देखता हूँ कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या थी, किस तरीके से रिपोर्ट लिखी गई। और वो कह रहे हैं हमने 200 लार्ज कंपनीज को HR डिपार्टमेंट में इंटरव्यू किया। अरे भाई, तुमने रिलायंस को इंटरव्यू किया, टाटा को किया, इन लोगों को तो कर दिया, लेकिन आपने किसी पंचायत को इंटरव्यू नहीं किया, आपने जाके किसी छोटे गांव में इंटरव्यू नहीं किया, किसी डिस्ट्रिक्ट में इंटरव्यू नहीं किया, किसी स्टेट गवर्नमेंट के में इंटरव्यू नहीं किया कि भाई इन लोगों का क्या होगा। अब देखिए इंडिया में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, 50 मिलियन 60 मिलियन जितने भी हैं, 5-6 करोड़ जो भी कहते हैं, तो हर एक माइग्रेंट वर्कर 2-3 लोगों को गांव में उनको पैसे भेजता है, रिमिटेंस भेजता है, जिसके साथ गांव चलता है। अब इनका क्या हाल होगा, ये तो कभी किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी है उनमें ये नहीं लिखा कि इनका क्या होगा, इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ये किसी ने नहीं लिखा। फार्मर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये हमने ये नहीं लिखा। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अभी तक तो बिग बिजनेस, बिग कॉर्पोरेट जो खूब सारा इन्वेस्टमेंट लाएंगे और फिर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उस लेवल पर लोगों के जॉब्स मिलेंगी। बेंगलोर में और जॉब्स मिलेंगी, बॉम्बे में और जॉब्स मिलेंगी, गुड़गांव में और जॉब्स चलेंगी, हो सकता है, जरूर हो सकता है। लेकिन कोई छोटा मोटा गांव है या छोटा शहर है बिहार में, उड़ीसा में, कहीं भी नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पर तबाही हो सकती है। तो ये मेरे को प्रॉब्लम लग रहा है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें जो सोशल वॉइस है, ये तो जो एनजीओज हैं, एनजीओज करते हैं ऐसा काम, लेकिन इस जमाने में एनजीओज ये जानते ही नहीं। ये जो एनजीओज हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मालूम नहीं, वो तो पुराने मार्क्सिस्ट आइडियाज में चल रहे हैं। तो वो ये जो पुराने मार्क्सिस्ट आइडिया वाले एनजीओज हैं, ये बिल्कुल दे आर यूजलेस, ऑब्सोलीट हो गए। तो ये जो सोशल साइंटिस्ट हैं, उनको ये बात के बारे में विचार करना चाहिए। तो मैंने कई सोशल साइंटिस्ट से बात की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में, कहीं भी जाकर, कि मेरे को आप बताएं आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन एक्सपर्ट है जो सोशल साइंसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ समझे कि अब ये सोसाइटी में क्या चेंज होने वाला है, मासेस में क्या चेंज होने वाला है। मुझे एक भी सोशल साइंटिस्ट नहीं मिला इंडिया में। मैंने सारों को तो नहीं पूछा, बट जितने को भी मैंने पूछा, कोई मुझे नहीं मिला जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मालूम हो या इंटरेस्ट हो। उनको दिलचस्पी भी नहीं।
मैंने उनको कुछ पढ़ने के लिए दिया, यहाँ वहाँ वो कुछ भी उनको समझ नहीं आया, वो बिल्कुल उनके मन ही कहीं और है। तो अब ये जो जी हमारे कंट्री के लोअर बॉटम 50% है, 600 बिल्कुल 700 मिलियन, मतलब 60 जी करोड़ 70 करोड़ जो लोग हैं जी लोअर, उनका कौन जी देखभाल करेगा, उनका क्या होगा बिल्कुल इस टेक्नोलॉजी के साथ। ये इसके लिए हमने भी पुस्तक लिखी, क्योंकि हमको जी हमको उनके बारे में डर है, हमको अपने जी बारे में डर नहीं। जो हमारे जैसे लोग हैं, कुछ हमारे जो साथी हैं, हमको जान पहचान के लोग हैं, वो बहुत हाई जी लेवल एजुकेशन है उनकी, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत पैसा है, वो खूब इंडस्ट्री चलाते हैं, स्टॉक मार्केट में बहुत उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो तो ठीक रहेंगे। लेकिन जो जी आम आदमी है शायद वो ठीक ना रहे, इसके लिए सोशल अनरेस्ट भी हो सकता है, इसके लिए वायलेंस भी हो सकती है। जी इसमें क्या एक सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी भी दिखती है, जो हमें दिखी है भारत में आईटी सेक्टर के आने के बाद। बेंगलोर में देख लें, गुरुग्राम में देख लें, नोएडा या फिर चेन्नई में देखें, मुंबई और दिल्ली तो पहले से थे कि पॉपुलेशन डेंसिटी एकदम से उन सिटीज में बढ़ रही है जहां पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ जॉब्स हो गया है, और जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं या सेमी अर्बन एरियाज हैं, वो अगर हम एक गैप की बात करें तो गैप और ज्यादा वाइडन होता जा रहा है। जी, ये इसको हम कह रहे हैं इनइक्वालिटी, मतलब जो आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस का है इम्पैक्ट है वो सेम नहीं होगा। अब देखिए, जी लोग आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, पर उनका एक बैलेंस हो गया है, आपस में बैलेंस हो जी गया है। तो जी अब ये बैलेंस टूट जाएगा, क्योंकि कई लोगों को ज्यादा फायदा होगा, कई लोगों को इतना फायदा नहीं होगा, कई लोगों को नुकसान भी होगा। तो ये जब आप जी कई लोगों में आपस में बैलेंस है, तो आप जी नई चीज ले आए जिसका जी इम्पैक्ट सेम ना हो, अलग अलग हो, तो फिर उसके साथ जो उनका बैलेंस था वो टूट जाता है। तो मेरे को जी ये लग रहा है कि अब जो सोसाइटी है, अब जो बड़ी टीयर 1 सिटीज हैं और बाकी छोटी जगहें हैं, उनमें जो जी बैलेंस रहा है वो बैलेंस टूट जाएगा। क्योंकि काफी, जी फॉर एग्जांपल, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी जरूरत नहीं होगी शायद, क्योंकि फैक्ट्रियों में मशीनें होंगी, रोबोट होंगे। बिल्कुल और जो टीयर 2 सिटीज हैं, टीयर 3 सिटीज हैं, उनमें इतनी एजुकेशन फैसिलिटी नहीं होगी ताकि वो भी आके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकें। और कई जो, जी और जो प्लानिंग वाले करते हैं, ये जो जो इंडिया में दिल्ली की बहुत पावर है। अब आप दिल्ली के हैं तो जी मैं कह, लेकिन मैं भी दिल्ली वाला ही हूँ। मैं जब दिल्ली जाता बिल्कुल हूँ, मैं इंडिया आता हूँ, जी इस साल नहीं, 2020 में नहीं, एक ही बार आया क्योंकि कोविड था, बट जी लेकिन मैं जी पिछले 50 जी साल में हर साल इंडिया में 4 बार आता हूँ, अरे 4 बार, वाह 4 टाइम्स ईयर में आता हूँ। और फिर जी मेरे को, तो इसलिए मेरे को इंडिया प्यारा भी है और मेरे को नॉलेज भी बहुत है। और सिर्फ मैं दिल्ली जी में नहीं रहता, दिल्ली में मैं 20% रहता हूँ, बाकी मैं जाता हूँ साउथ में, जाता हूँ बेंगलोर, जी मुंबई, यहाँ वहाँ जाता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली की थिंकिंग है वो अलग है, दिल्ली की थिंकिंग, दिल्ली जी से जो सारा इंडिया चल रहा है, लेकिन जो जी सारा इंडिया है वो दिल्ली की थिंकिंग के साथ जुड़ा नहीं है, वहां पर बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। और ये दिल्ली सेंट्रिक बिग सिटी, ये जो जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इंडिया के लिए ठीक नहीं है। जी आपने बात की थी 5 बैटल ग्राउंड्स की, और थर्ड बैटल ग्राउंड में अगर आप बताऊं दर्शकों के, उसमें आपने लिखा है मोरनाइजेशन ऑफ द मासेस बोइंग डाउन टू द डिजिटल डेटीज। और इसमें पेज नंबर 161 में आप लिखते हैं, डिजिटल यूजर्स आर्टिफिशियली इन्फ्लेट देयर ईगोज थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड ट्विटर with instant popularity measured by number of likes or followers, sometimes running into millions. While these activities enhance social status, indeed, some social media stars consider themselves a new class of celebrities and intellectuals. They also contribute to a greater dependency on and addiction to social media. ये जो आप एडिक्शन की बात कर रहे हैं, एक नशे की, एक लत की बात कर रहे हैं, और एक जो ये सेलिब्रिटी स्टेटस की बात कर रहे हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण जो आप एक बुद्धिजीवी की बात कर रहे हैं, जिसको मैं अपने चैनल पर और मेरे दर्शक बुद्धूजीवी के नाम से जानते हैं। तो ये जो नई एक ब्रीड तैयार हो रही है सोशल मीडिया से, जिनका ग्राउंड से डिस्कनेक्ट है, जो मीडिया के बेसिस पर अपनी अवधारणाएं बनाते हैं, ये किस प्रकार से हमारे मासेस को इम्पैक्ट कर रहा है? तो देखिए, एक तो ये है कि पहले पहले जमाने में जो अधिकार था, जी पेरेंट्स का जी अधिकार था, गुरु का अधिकार था, ऐसे अधिकार था। अब ये है जी सोशल मीडिया में, आपके पास ज्यादा लाइक्स है, ज्यादा फॉलोअर्स है, ज्यादा व्यूज हैं, तो आप ही ठीक होंगे। मेरे पास कम है तो मेरे को कौन जाने। तो ये ऐसी बात बन बिल्कुल गई है कि जो सोशल मीडिया में जिसके ज्यादा वैल्यू है, तो वो समझते हैं जी कि जो जो भी कुछ उसने बोला है, चाहे उसको उसका जी सब्जेक्ट हो ना हो, क्योंकि उसने बोल जी दिया तो ठीक ही होगा। तो ये एक तो जी ये गलती है।
और लोग फिर इसके लिए उसके पीछे जा रहे हैं कि मेरे को ज्यादा लाइक्स मिले, मेरे फॉलोअर ज्यादा बढ़ जाएं। तो ये जो पावर है ये गूगल के हाथ में ज्यादा पावर है, क्योंकि गूगल फैसला करता है कि राजीव का पोस्ट ज्यादा चलेगा या उसका पोस्ट चलेगा। यही वीडियो जो अभी हम बना रहे हैं, यही वीडियो आपकी चैनल में भी लगेगा, मेरी चैनल में भी लगेगा। आपकी चैनल में इतने लोग देखेंगे, मेरी चैनल में उतने लोग देखेंगे। तो यही आप 20 चैनल में लगाएं तो अलग अलग तरह के लोग देखेंगे। तो ये जो हो गया है, किसकी पॉपुलैरिटी है, किसका प्लेटफॉर्म ज्यादा है, तो इसमें हम कंपटीशन कर रहे हैं। और ये जो हम आपस में इंडिया वाले लोग आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जो चैनल कंट्रोल कर रहे हैं वो विदेशी लोग हैं। तो विदेशी कोई बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि मैं इसको ज्यादा पसंद करता हूं, इसका मैं बढ़ाऊंगा व्यूज, और इसके व्यूज कम बढ़ाऊंगा, इसको बैन कर दूंगा या इसके व्यूज कम लाऊंगा। ये उनके हाथ में है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम मतलब ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में ये फॉर्मूला है कि ये लोगों ने डाला हुआ है और ये एल्गोरिथम बढ़ता जा रहा है ज्यादा, उसके बाद उसका थिंकिंग जो है, उसकी नॉलेज बढ़ती जा रही है, और उसके अनुसार वो फैसले कर रहा है कि आपका जो वीडियो है या आपका पोस्ट है वो कितने लोगों के पास पहुंचाएगा, और उसका पोस्ट है वो कितने लोगों के पास पहुंचाएंगे। जितने ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएंगे ज्यादा आपको लाइक्स मिलेंगे। तो ये उनके हाथ में है। तो ये एक तरह का अधिकार हमने भारत से छोड़कर कई विदेशी जो सोशल मीडिया वाले हैं उनके हाथ में डाल दिया है। अब चाइना में ये इन सारे अमेरिकन सोशल मीडिया वालों को बैन कर रखा था पिछले 10-15 साल। उन्होंने अपने कंट्री के ही अपने ही सोशल मीडिया चलाए। इंडिया ने ये करना था लेकिन गलती की, अभी भी नहीं करे। मैं तो कितने सालों से कह रहा हूं कि इसको डिजिटल कॉलोनाइजेशन कह सकते हैं। डिजिटल कॉलोनाइजेशन मतलब एक तरह की डिजिटल गुलामी। हम उनके भरोसे चला रहे हैं। जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी सोशल मीडिया में, उसकी मैट्रिमोनियल वैल्यू भी बढ़ जाएगी, उसकी पॉलिटिकल वैल्यू बढ़ जाएगी मोटो में, उसकी जॉब मार्केट में भी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो आपकी सारी इज्जत है तो वो आप किसी और के हाथ में है। तो ये उसको पीछे जाना कि हम ट्विटर को कैसे खुश रखें, तो ये एक तरह की गुलामी है, ये एक तरह की नशा है। तो क्योंकि ट्विटर कहता है कि आपके पास इतने लाइक्स आ गए, इतने लोगों ने रीट्वीट किया, तो हम उस नशे के पीछे भागते हैं। हम भागते हैं कि हमारे को सुबह उठ के देखते हैं कि अच्छा आज मेरे कितने लोग आए, क्या किया। तो ये एक तरह का एडिक्शन है, नशा हो गया। हमने इसको कहा है कि एक तो नकली अधिकारी हैं, मतलब कोई ऐसे उटपटांग आदमी जिसकी चैनल बहुत चल गई, तो अब वो उसकी बात सब मानते हैं, समझते हैं कि भी वही ठीक होगा क्योंकि इसकी चैनल चल गई है। और फलाना जो उसके पास खूब ज्ञान होगा लेकिन उसकी चैनल नहीं चली तो वो उसको कम मानते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हम कहते हैं कि ये जो गूगल है वही एक तरह का देवता बन गया। अब हमने इस पुस्तक में गूगल देवता, ट्विटर देवता, फेसबुक देवता, मतलब अब हम उनकी पूजा करते हैं जैसे पहले हम दुर्गा माता की करते हैं और शिव जी की करते हैं इनके। और जो पूजा करने का तरीका है उसको आगमा कहते हैं, हमारे शास्त्रों में उसको आगमा कहते हैं। मतलब इस तरह से दिया जलाएंगे, इस तरह से घी लगाएंगे, राइट हैंड से ये करेंगे, लेफ्ट हैंड से ये करेंगे, ये सारा प्रोसीजर होता है। आजकल के जो देवते हैं उसको प्रोटोकॉल कहते हैं, इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, इसको कहते हैं कि ये वर्ड्स यूज करो तो आप बढ़ेंगे, ये वाले वर्ड मत यूज करो। ये जो वीडियो है कितने लेंथ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये मंडे में डालेंगे, ट्यूसडे में डालेंगे, सुबह डालेंगे, रात को डालेंगे, कैसे टारगेटिंग करेंगे। ये एक तरह की युक्ति जो है, ये एक तरह की डिजिटल आगमा, ये एक तरह की डिजिटल आगमा, डिजिटल गुलामी। उन लोगों को जो देवता हैं बाहर बैठे हुए हैं उनकी पूजा करते हैं। हम कहते हैं ट्विटर देवता मेरे को ठीक रखो, हाँ मेरे को बैन मत कर दो, उसको बैन कर दो। मैं और ये जो उनको हमने बहुत पावर दे दिया, उन लोगों को हमने इतनी पावर दे दी है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी एक राजा दूसरे राजे से जब लड़ता था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जाके कहता था सर आप मेरे को सफाई मेरे साथ मेरे को हेल्प करो, हम उसको डिफीट कर देंगे और आप और हम मिलकर उसके ऊपर राज करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सीखे कि भी ये जो इंडियन है आपस में कैसे लड़ना चाहिए, कैसे लड़ाओ उनको। हाँ, ये कास्ट वाले को लड़ाओ, ये नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन है या कोई मुस्लिम है हिंदू है जो भी है, जैसे भी तरीके से इनको आपस में कैसे लड़ा सकते हैं। तो वो जो
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको डीप लर्निंग कहते हैं, मशीन लर्निंग कहते हैं। मतलब जो उनका एल्गोरिथम है वो सीख रहा है कि आपकी जानकारी, आपका थिंकिंग क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, आपके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, आप कैसी जाति के हो, कैसी आपकी ग्रुप की थिंकिंग है। अब ये जो CAA के अगेंस्ट राइट हुए थे और 370 में हुए थे, और अब जो किसानों ने किया, ये जितने भी जो हो रहे हैं, इसमें सोशल मीडिया का हाथ जरूर है, इसमें सोशल मीडिया का हाथ जरूर है। और जो लोग इनको भड़का रहे हैं वो जानबूझ के भड़का रहे हैं, और वो फिर ये भी सीख रहे हैं कि हम जब भड़काते हैं किस तरह से भड़काएं तो ज्यादा होगा, किस तरह से भड़काएं तो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, किस पर ज्यादा इम्पैक्ट होता है, किस पर कम होता है। अब जो यंग लोग हैं पंजाब के, उनको कैसे करना चाहिए, जो लेडीज हैं उसको कैसे करना चाहिए, जो बूढ़े लोग हैं उनको कैसे करना चाहिए। हर एक तरह के लोग जो है इंडिया में, हर एक जाति और हर एक तरह के लोग जो है, उनको ये स्टडी कर रहे हैं, और उनको ये एक्सपेरिमेंट की तरह जैसे नचाते हैं वो वैसे कर रहे हैं। तो ये मतलब है, इसको हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले लोग, इसका जो वर्ड है उसको कहते हैं गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन मतलब एक तरह की गेम है, एक तरह की खेल है। तो आपको खिला रहे हैं, हम आपको खिला रहे हैं। जैसे कंप्यूटर गेम में हम वो छोटे छोटे लोगों को खिलाते हैं ना, एक दूसरे से लड़ाते हैं, क्या करते हैं, तो वो इस तरह से आपको, मेरे को, अब जितने भी लोग हैं उनको ऐसे समझ के आपस में लड़ा रहे हैं, नचा रहे हैं। कभी हमको खुश कर देते हैं, कभी हमको अफसोस आता है, कभी हम गुस्सा आता है। उनको मालूम है कि कैसे करना है। तो ये जो पावर है, ये बहुत बड़ी पावर है और उनके हाथों में। और इसको हम मोरॉन कहते हैं। मोरॉन मतलब बुद्धू, बेवकूफ। मोरॉनाइजेशन मतलब सबको बुद्धू बना रहा है, हमको बुद्धू बना रखा है, क्योंकि हमको ये कह रखा है कि हम तो आपको दान दे रहे हैं, मुफ्त का दे रहे हैं आपको, ईमेल भी मुफ्त का, ये मुफ्त का सर्च इंजन मुफ्त का, ये वो दे रहे हैं, और हम लोग गुलामी हैं, क्योंकि हम समझते हैं वाह भाई ये तो बहुत ही ग्रेट चीज है। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे, जितना हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जितना हम अपने आप को बिल्कुल अपने अंदर से जो बात है बताते हैं, उतना हम मन के गुलामी बन रहे हैं। इसी तरह से इंडिया सारा गुलाम बन रहा है। जी, इसमें मुझे याद आता है जैक डोर्से ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम लेफ्टिस्ट हैं, हमारी संस्था लेफ्टिस्ट है, और इसके 2 उदाहरण मैं केवल आपको देना चाहूंगा। पहला उदाहरण तो अमेरिका से ही है कि अभी जब ट्रंप सरकार गई थी और जो वहां पर यूएस कैपिटल में जो भी हुआ था, तो ट्रंप का अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया। जबकि हम देखते हैं कि अल कायदा से जुड़े हुए अकाउंट्स, तालिबान से जुड़े हुए अकाउंट, बहुत सारे ऐसे, महातिर मोहम्मद का हमारे पास उदाहरण है, वो चल रहे हैं। दूसरा उदाहरण है, आपने देखा होगा एक ट्रू इंडोलॉजी करके एक ट्विटर हैंडल था, उसको बैन कर दिया गया था। तो क्या ये एक आइडियोलॉजिकल वार, ये एक विचारधारा की लड़ाई में भी ये हमारे खिलाफ एक टूल की तरह यूज होने वाला है? हाँ, ये देखिए बहुत बड़ी बात है। हमारी पुस्तक में एक लिखा है हमने, एक सेक्शन है जिसका नाम है, टाइटल है रिटर्न ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे लोग वापस आ रहे हैं। और एक ये भी है, इज इंडिया फॉर सेल, मतलब इंडिया बिक रहा है इन चीजों में। अब ये जो प्रश्न आपने पूछा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि ये देखिए, लेफ्ट विंग वाले लोग पहले इसको कहते थे, पहले जमाने में इसको प्रोपेगेंडा कहते थे, अब वो लफज प्रोपेगेंडा नहीं कहते, फिर कहना शुरू कर दिया ह्यूमन राइट्स। मतलब हम वो बैठकर वो फैसला करते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या चीज है, क्या नहीं है। तो उनके अनुसार ये जो कुछ चीजें ह्यूमन राइट्स वायलेट करती हैं तो वो नहीं अलाउ करेंगे, और कुछ चीजें ठीक हैं तो वो तो अलाउ करेंगे। अब जैसे हमने एक अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो ये पुस्तक निकाली है, तो एक हमने एक एपिसोड किया जिसमें एक एयर वाइस मार्शल बहादुर, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल पन्नू, वो भी इंडियन आर्मी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रहे हैं। तो उनके साथ हमने तीनों ने डिस्कशन किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो हमको गूगल का मैसेज आया कि ये वायलेट करता है हमारे पॉलिसी। तो हमने कहा ये क्या पॉलिसी वायलेट करता है, तो उन्होंने बंद कर दिया। तो फिर हमने उनसे लड़ाई की, हमने उनको फोन कॉल किया, काफी हमने भी उनसे चैलेंज किया, पर कुछ दिनों के बाद उन्होंने शुरू कर दिया, ओपन कर दिया। मतलब वो बैठकर उनके जो एल्गोरिथम है, ये कोई इंसान नहीं देख रहा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने एल्गोरिथम बना रखे हैं। तो ऐसी रस्में हैं कि वो देखते रहते हैं एल्गोरिथम को, एल्गोरिथम फैसला करता रहता है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो फिर ह्यूमन राइट्स से अब और एक नई लैंग्वेज निकाली है, उसको कहते हैं सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस एक है, मतलब कि सोसाइटी का धर्म। अब
जी कौन है फैसला करने वाला? अब हमारी जो शास्त्र है उसके अनुसार नहीं ये लोग धर्म सोशल जस्टिस कर रहे। हमारे जी जो अधिकारी हैं उनकी बात के अनुसार सोशल जस्टिस नहीं चल रही, हमारी जी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं चल रही। ये उनका अपना ही जी आइडिया है। ये जो लेफ्ट विंग लोग हैं उनका जो आइडिया है सोशल जस्टिस का, उसके अनुसार जी कौन ठीक है कौन नहीं ठीक है, ये सारा कुछ एल्गोरिथम में डाल दिया गया है। जी एल्गोरिथम जो है, एल्गोरिथम में कुछ फॉर्मूला तो डालना होता है ना, कि भी जी ये चीज हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, इसको हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ये चीज हम सबसे मैक्स बढ़ाना चाहते हैं इस चीज को। तो जिस चीज को जी हम बढ़ाना चाहते हैं वो सोशल जस्टिस है। तो उसका क्या जी फॉर्मूला है, किस चीज को हम सोशल जस्टिस कहेंगे, किसको हम ठीक नहीं कहेंगे, ये सब कुछ जी एल्गोरिथम में डाला हुआ है। तो ये जो जी अब ये जो सर्वेलेंस हो रही है, अब ये जो सेंसरशिप हो रही है, अब ये जो जी किसको बढ़ाएंगे, बूस्ट करेंगे, क्या फेक न्यूज को बढ़ाएंगे, ये सारा कुछ अब ये जो पहले होता था, पहले भी होता था, अब ये जी इतने बड़े स्केल में हो रहा है क्योंकि ये कंप्यूटर्स की पावर बहुत ज्यादा है। और अब जी ये कितने करोड़ों लोग इन मीडिया में आ गए हैं, इस तरह के सोशल मीडिया जी में आ गए हैं, और जो जी इसकी पावर फैक्ट है वो चेकर्स भी आ गए हैं। कॉन्सेंट्रेट करके कुछ ही लोगों के हाथ में है। जी 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 और जी जो इंडिया में बैठा है ना, ट्विटर का हेड जी या गूगल का हेड या जी किसी चीज का हेड, वो एक तरह का जी जैसे होता है ना, पहले होते थे जमींदार। जी जी अंग्रेजों ने जमींदारी किसी को दे दी कि आपको ये फलाने जगह की जमींदारी दे दी, चलो ये तुम चलाओ, जी और हमको तुम हमारा जो आइडियोलॉजी उसके मुताबिक यहाँ चलाओ और मौज करो, और जी यदि कुछ तुम्हें कहेगा हम सिपाही भेज देंगे तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, जी तो ये एक तरह की जमींदारी दे दी है इंडिया जी में, क्योंकि वो जो जी इंडिया में हेड है वो अपनी जी तरफ से नहीं कुछ कर सकता, वो तो वहां का गुलाम है। जी उसकी नौकरी भी जी वहां है, पैसे भी वहां से आते हैं, और उसको वहीं से ऑर्डर आती है कि ये करो वो मत करो। और बिल्कुल ये इंडिया गुलाम बनता जा रहा है, इसीलिए हमने ये पुस्तक लिखी। जी जी बिल्कुल। आपकी बात से मुझे याद आया कि फैक्ट चेकर्स कुछ आ खड़े हुए हैं भारत में, और जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग है, जो हमारा युवा वर्ग है, वो सबसे पहले कोई भी न्यूज आता है, कोई भी फोटोग्राफ वीडियो आती है, तो सबसे पहले उन फैक्ट चेकर्स के पास जाकर देखते हैं कि वो उसको वैलिडेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वो फैक्ट चेकर्स ही सबसे बड़े फैक्ट क्रैकर्स बन गए हैं। आज हमें ये देखने को मिल रहा है। तो जी ये जी देखिए जो जो ये इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, ये बुद्धू लोग नहीं, बहुत जी ही इंटेलिजेंट लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। उनको मालूम जी है किसको कैप्चर करना चाहिए, तो जो छोटा मोटा है बिल्कुल उसको कैप्चर नहीं करेंगे। जो जो जी फैक्ट चेकिंग में बहुत बड़ा बन गया है, तो उसको जी पैसा देंगे, उसको खरीदने की कोशिश जी करेंगे। हमारे पास पिछले 25-30 साल कितनी ऑफर्स आती रहती कि किसी ना जी किसी तरीके से या तो इसको मार देंगे, या इसको खरीद लेंगे, या इसको कुछ किसी तरह से जी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, क्योंकि जी ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। तो ये जो बिल्कुल जो इंडिया में जो लीडर बन जाते हैं थोड़े से, उनको फिर अप्रोच जी करते हैं ताकि उनको खरीद हम्म ले। बिल्कुल बिल्कुल ये अब देखिए, एक यूएस में जी इन बातों के काफी लोगों ने फाइट करना शुरू कर दिया है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें बायस है, मतलब इसमें प्रेजुडिस है, जी जी ये ईमानदारी का काम नहीं है, न्यूट्रल नहीं इसमें है। बेईमानी जी है, सोशल, इसमें एथिक्स की बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बायस ऐसा टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एथिक्स ऐसा भी बात है। अब जी गूगल ने एक आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस एंड बायस का एक डिपार्टमेंट खोला, और हाँ एक फेसबुक ने भी खोला, और उन्होंने हम्म ही ऐसे लोग हायर किए कि चलो अब तुम्हारा काम है कि तुम देखो कि कोई बायस ना हो और कोई सब एथिक्स वेथिक्स ठीक चले, अपने लोगों को जी लगा दिया। अब ये जो जी एक लेडी थी गूगल में, हेड ऑफ जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बायस, उसका काम ये था, जी लोगों को तो यही कहा, शेयर होल्डर्स को और पब्लिक को ये कहा जी कि इसका काम ये है कि देखे को हमारे कंपनी में कोई बायस वायस ना हो, तो लोगों को जी ऐसे कहा। जी पर वो जी उस लड़की को फायर कर दिया जब उसने कंप्लेंट निकाली, जब वो विसल ब्लोअर जी बन गई, जब उसने एक आर्टिकल जी लिखा कि कैसे कैसे हमारी कंपनी में, हमारे गूगल कंपनी में ये गलत काम हो रहा है, तो उसको फायर कर जी दिया। इसका मतलब बिल्कुल ये जो दिखावे की बात है कि जी हम बायस के अगेंस्ट हैं, हम बायस को लड़ाई जी के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं। सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हैं। सेल्फ रेगुलेशन एक झूठी चीज है, एक जी झूठी चीज है। जी और देखिए अब बिल्कुल ये ऐसी बात है, दिल्ली में जी आपको समझो, आपको ठीक तरह से ये सोशल मीडिया ट्रीट ना करे तो कोई ऐसा कचहरी नहीं, कोर्ट नहीं जहां पर जाके कंप्लेन कर सकते, क्योंकि वो तो बाहर बैठे हैं। बिल्कुल वो तो बाहर बिल्कुल बैठे हैं, जो वो अब जो उनके एल्गोरिथम है,
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिथम है जिसके अनुसार सब कुछ चला रहे हैं, हमने तो एक आया ये उनको डिस्क्लोज करना चाहिए एल्गोरिथम एग्जैक्टली किस तरह से चलता है, और हमको हमारा राइट होना चाहिए टू चैलेंज कि ये ठीक एल्गोरिथम है, गलत एल्गोरिथम है, मे बी हमारी कल्चर के अनुसार ये एल्गोरिथम ठीक नहीं है, हमारा हक होना चाहिए। और ये भी हक होना चाहिए कि ये आपने एल्गोरिथम किया, लेकिन ये एल्गोरिथम मेरे को ठीक तरह से इसने बात नहीं की, मेरे को ऐसी गलत ट्रू इंडोलॉजी को गलत बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया है? आपके एल्गोरिथम के अनुसार उसने कुछ गलत नहीं किया, ये हमारे को हक नहीं है। तो एक तरह की हमारी गुलामी है। जी बिल्कुल। युवाओं की बात कर रहे थे, तो युवाओं में स्किल डेवलपमेंट का बहुत हमारे देश में प्रचार चल रहा है, बातें चल रही हैं। और जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, और जैसा कि रॉकेट साइंस के बारे में कहा जाता है कि एक बहुत हाईली स्किल्ड स्ट्रीम है जो आएगी तो जरूर, आ तो रही है, हमारे जीवन को प्रभावित तो कर रही है, लेकिन केवल जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, इसमें स्पेशलाइजेशन किए हुए हैं, वही इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे अब कंप्यूटर्स आए थे तो वहां पर यह बात हुई थी कि जब ऐसे लोग जो पेपर पर काम करते हैं, जो क्लर्क हैं, रिटायर होने वाले हैं, वो लोग अब काम नहीं कर पाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसका जो प्रोपेगेशन है और जो गैप है हमारे मासेस में, तो क्या फिर से वही एक स्थिति हमारे देश में आने वाली है एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी बिल्कुल आने वाली है, और इसीलिए हमने ये पुस्तक लिखी है, क्योंकि हम लोगों को सावधान करना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम, अभी देखिए कोई इस बात के बारे में इंडिया में बोलना नहीं चाहता। ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, पॉलिटिशियन को इतनी जानकारी भी नहीं और ना ही वो ये कंट्रोवर्सी में आना चाहते हैं। इस कंट्रोवर्सी को हमारे जैसे लोग ही ला रहे हैं आपकी सहायता से, लेकिन ये बात पहुंचनी चाहिए लोगों की तरफ, कि लोगों के पास, कि ये आगे जाके 5 साल का 10 साल का 3 साल का भी क्या फोरकास्ट है, एम्प्लॉयमेंट का क्या फोरकास्ट है। अब देखिए इंडिया में 17 मिलियन यूथ, 1.7 करोड़ हर साल ये जॉब एज पर पहुंचते हैं, मतलब उनकी एज आती है जहां पर उनको जॉब चाहिए। तो लेकिन इतनी जॉब्स तो बन नहीं रही, इतनी जॉब्स नहीं बढ़ रही। लोगों की जो आबादी है वो जिस तरह बढ़ रही है उस लेवल पर नौकरियां नहीं बढ़ रही। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और ही अलग प्रॉब्लम होगा कि कितनी सारी कुछ नई जॉब निकलेंगी जो कुछ खास लोग हैं उनके लिए होंगी, और जो आम आदमी लोग हैं उनकी जॉब चली जाएंगी। तो इसके बारे में लोग, अब देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब इलेक्ट्रिक कार्स आने वाली है, इंडिया में इलेक्ट्रिक कार लाएंगे। अब जो पहले का इंटरनल कंबस्शन इंजन है जिससे कारें बनती हैं, पिछले 100 साल से कारें बनती आ रही हैं, वो इंडिया में 4 या 5 मिलियन लोग उसमें नौकरी करते हैं। मतलब 4-5 मिलियन लोग उसमें नौकरी करते हैं, 50 लाख। हाँ, तो ज्यादातर तमिलनाडु में कई जगह काफी उनकी नौकरी है। अब वो इंजन जो पार्ट्स हैं एक्सपोर्ट भी होते हैं। अब ये सारी वर्ल्ड में उसकी उस तरह के जो इंजन है, पुराने जमाने का पहले का जो इंजन है जो आजकल कारों में चलता है, उसकी कम वैल्यू होगी और इलेक्ट्रिक कार की ज्यादा वैल्यू होगी। इसका मतलब जो ये छोटी मोटी एंसिलरी सप्लायर्स हैं, कोई कार्बोरेटर बनाता है, कोई स्पार्क प्लग बनाता है, कोई छोटा मोटी यहाँ की तार वार बनाता है कार के लिए, उनकी नौकरी चले जाएगी, क्योंकि वो वाले बिजनेस ठप हो जाएंगे। वैसी चीज वो पुर्जे जो हैं, वो पुर्जों की जरूरत नहीं होगी। अब ये जो नया इंजन होगा वो बैटरी है, एक बैटरी है सिर्फ। अब ये जो बैटरी है ये लिथियम आयन बैटरी है, ये चाइना में है लिथियम, और जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना ने 10 साल से बनाते रहे हैं। चाइना इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड फॉर लिथियम आयन टेक्नोलॉजी, यूएसए इज नंबर 2, बाकी लोग पीछे हैं, और इंडिया तो है ही नहीं इसमें। और ये अभी इंडिया में ये लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग का बहुत शुरू हो रहा है, लेकिन जो शुरू हो रहा है वो इंपोर्ट करेंगे, लिथियम भी इंपोर्ट होगा, और जो टेक्नोलॉजी है उसके जो पेटेंट्स हैं वो भी सब लाइसेंस होंगे। तो इसका मतलब जो हम पहले की जो इंडस्ट्री थी कार बनाने की, और जो कार के पुर्जे होते हैं, वो टूट जाएगी, उसमें कई लोगों का जो नौकरी है वो चले जाएगी, और जो नई इंडस्ट्री शुरू होगी उसमें चाइना में नौकरियां पैदा होंगी। मतलब इंडिया की जो जॉब्स हैं वो जाकर चाइना में पहुंच जाएंगी। बहुत सटीक बात आपने कही। इसमें आपने एक बैटल ग्राउंड 5 जो आपने जिक्र किया, स्ट्रेस टेस्टिंग द इंडियन राष्ट्र, इसमें मैं आपको कोट करता हूं, 261 पेज पर आपने लिखा है
culture, exotica, and tourism are separate entities from soft power. It is a persuasive power over others in a pragmatic sense. Only when culture is transformed into concrete influence over others does it become soft power. Despite the growing popularity, yoga and Ayurveda do not constitute soft power of India. आई एम स्पेशली इंटरेस्टेड इन इट क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन भारत में बनी है, अभी अभी बनी है, जो योगासन को, योग का जो आयाम है उसको ओलंपिक्स में एक खेल की तरह ले जाने के का प्रयास कर रही है। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि हम जो योग, आयुर्वेद, इसके खेल के अंग में, इन सब चीजों में जो काम कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं आज के समय? गलत कुछ नहीं कर रहे। ये योग अच्छा है, आयुर्वेद अच्छा है, और जिसको जितना भी बढ़ाएंगे इंडिया में अच्छा है, बाहर विदेशों में लेके जाएंगे वो भी अच्छा है। ये कल्चर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये कल्चर से सारी दुनिया में फायदा ही होगा। लेकिन इसको सॉफ्ट पावर नहीं कह सकते। सॉफ्ट पावर कहने के लिए होगा कि आप अमेरिकन गवर्नमेंट में उनकी जो कांग्रेस है, सेनेट है, वहां जाके, क्योंकि वो लोग योग करते हैं इसलिए आप उनको कहोगे कि ये जो बिल है इंडिया के अगेंस्ट है, इस पर मत वोट कीजिए, और ये वाला बिल जो इंडिया के फेवर में उस पर वोट कीजिए। अब ये पाकिस्तान की तरफ मत जाएं, अब इंडिया की तरफ मत जाएं, अब इंडिया की तरफ आएं, क्योंकि ये हमने आपको योग दिया है। तो यदि हम योग के द्वारा उनको उनकी पॉलिसी बदल सके, उनकी वोटिंग बदल सके, उनके जो पॉलिटिकल थॉट है, आइडियोलॉजी है, वो बदल सके, तब वो सॉफ्ट पावर कहलाती है। तो वो लीप कैसे लेंगे हम एक कल्चर से एक सॉफ्ट पावर बनने की? सो इसका मतलब जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, ICCR, ये सहस्रा बुद्धे जी इसके हेड है, एंड ही इज गुड मैन, और ये फॉरेन मिनिस्ट्री में है। ये इनका काम है, ये काम नहीं कर पाए। ये यहाँ जाके रिबन कटिंग, वहां जाके कुछ मेला कर दिया, वहां जाके कुछ तमाशा हो गया, और वो कल्चर से सॉफ्ट पावर नहीं बनती। ये जो फॉरेन कंट्रीज में जाकर ये इंडियंस, खूब सारे NRI लोग आके, उनको बहुत शौक है, वो खाना पीना, योग का मेला होता है, ये सब कुछ होता है। इससे जो अमेरिकन लोगों की पॉलिटिकल सिस्टम है, इंस्टीट्यूशंस है, जो उनकी पॉलिटिकल थॉट है, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा। क्योंकि जो इंसान, उसकी वाइफ, जो समझो कोई US कांग्रेस में है, उसकी वाइफ योग करती है, पर वो अपने आप खुद जाके, जैसे बिल जो नया उनका बिल आया है, वो इंडिया के फॉर है या अगेंस्ट है, वो जिस तरह वोट करेगा वो अलग बात है, वो इनको कनेक्ट नहीं करता। तो ये जो हमारे लीडर्स हैं, ये जो हमारे योग के एक्सपोर्ट करने वाले लीडर्स हैं, ये ऐसे लीडर्स होने चाहिए जिनको इसके बारे में मालूम हो कि मैं योग को ऐसे पोजीशन करूंगा कि वो लोग ये ना कह सकें कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। अब देखिए, US ने कई बार ऐसे पास किया कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, मतलब धर्म की फ्रीडम नहीं है, लेकिन इंडिया से वो योग ले रहे हैं, और जो योग ले रहे हैं उससे तो फ्रीडम बढ़ती है। योग से फ्रीडम बढ़ती है इंसान की, कम तो नहीं होती। तो ये कैसी बात है कि मैं इंडिया से ही योग ले रहा हूं जिससे मेरी फ्रीडम बढ़ रही है, पर जब वोट करने का टाइम है मैं कह रहा हूं कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम है नहीं। ये तो गलत बात है ना। ये समझाने की बात है, ये एक समझाने की बात है, और वहां पर एक लीडरशिप, ऐसी फॉरेन कंट्रीज में ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए। ये हमारी कल्चर मिनिस्ट्री ने काम नहीं ये किया, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये काम नहीं किया। तो ये काम, ये जो है ना, हम इंडिया में कह रहे हैं कि हमारी सॉफ्ट पावर है, लेकिन आप मुझे बताएं इंग्लैंड में कौन सा बिल पास हुआ क्योंकि योग के द्वारा हमारी फेवर में कौन सा बिल पास हुआ कि इंडिया को ये करना, हमारी इंडिया से अलायंस होगी, मिलिट्री अलायंस होगी, इकोनॉमिक अलायंस होगी, क्योंकि हम वहां से योग लेते हैं। ये कभी नहीं ऐसे हुआ। योग के कारण या आयुर्वेद के कारण कोई इंडिया को फेवर नहीं किया किसी ने। इंडिया को जो अमेरिका फेवर कर रहे हैं वो मिलिट्री रीजन के लिए कर रहे हैं कि उनको इंडिया चाहिए क्योंकि चाइना के साथ लड़ाई हो रही है। उनको इकोनॉमिक रीजन के लिए चाहिए, मिलिट्री के लिए और इकोनॉमिक के लिए और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए ये इंडिया से बातचीत कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो योग के द्वारा नहीं चल रही। जी, इसी बैटल ग्राउंड में आपने एक जगह लिखा है और बहुत ही सेंसेशनल लिखा है, इंडिया इज फॉर सेल, एंड आई कोट फ्रॉम 303 पेज, there is a risk that India is already well on its way towards digital colonization. Its strategy on AI is not even effective defense, much less a plan for a leadership role in the AI epoch. Yet, Indian intellectuals fail to address the issue with enough seriousness. In fact, some well-meaning persons have advised me
to avoid writing on this topic because it might upset the fragile psychological equilibrium of many people. What is this psychological equilibrium? What actually it is and how do we deal with it? अच्छा, ये तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैं कह रहा हूँ इंडिया इज फॉर सेल। अब देखिए, जियो ने अपनी काफी शेयर्स गूगल को और फेसबुक को दे दिए और मैं इसके अगेंस्ट था। मैं कह रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी है जियो, इतना पैसा उनके पास, उनको इंडियन गूगल बनाना चाहिए, अपनी टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए, अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, अपना फेसबुक बनाना चाहिए, अपना ट्विटर बनाना चाहिए, उनको बेचने की जगह अपना बनाना चाहिए। आपने उनको शेयर दे दिया, इसका मतलब वो अब आपके घर और आगे। अब बताओ, उनको वो शेयर होल्डर, आपके वो मालिक हैं। अब आपका जो जियो है उसके मालिक गूगल वाले भी आपका मालिक है, फेसबुक वाले भी आपके मालिक बन गए हैं। अब जब भी आप कोई सौदा खरीदेंगे जियो के साथ या कुछ भी बातचीत करेंगे जियो के साथ, वो जो इंफॉर्मेशन है आपकी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उनके पास भी पहुंच रही है। तो अब वो जो सर्वेलेंस है वो बढ़ेगी। अब इसके कारण सर्वेलेंस बढ़ेगी। तो इसका मतलब आपने जो इंडिया की पॉपुलेशन है और उनके प्राइवेट डेटा है वो बेच दिया एक तरह से। अब वो कहेंगे कि नहीं कर रहे, वो झूठ बोल रहे हैं, कर रहे हैं। आप जैसे आपने कहा वो कि आप व्हाट्सएप में कुछ लिखिए तो आपको वहां ऐड आ जाता है, वो कर रहे हैं, वो छुप के कर रहे हैं। और इंडिया में इतना जोर से डंडे से ये चीज इंप्लीमेंट नहीं करे, ऊपर तो बोल रहे हैं कि नहीं करने देंगे, पर करने दे रहे हैं, क्योंकि काफी लोग बिक चुके हैं। उनके पास भी ये तरीके हैं कैसे लोगों को बिकाओ। ये नहीं कि पैसा दे के खरीद रहे हैं। किसी को तो हार्वर्ड में उसके बेटे को एडमिशन मिल जाएगी, किसी को वहां थिंक टैंक में कोई लेक्चर टूर के लिए ले आएंगे, किसी को कुछ किसी ना किसी तरीके से हेल्प करते जाएंगे। तो उनके पास ये तरीके बहुत हैं, वो बहुत स्मार्ट लोग हैं, उनको पता है ये कैसे इंडिया में कैसे क्या क्या कमजोरियां हैं, कैसे लोगों को खरीदा जा सकता है। और ये क्यों इस तरह से इंडिया बिक रहा है, क्योंकि इंडिया के जो इंडस्ट्री वाले हैं वो भी चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो उस प्रकार जिस प्रकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी वैसे हम चाहते हैं कि उनको खुश रखें, और उनको खुश रखने के लिए हम पॉलिसीज अपनी बनाएंगे, अपनी पॉलिसीज ऐसे बनाएंगे ताकि हमारे को वो लोग ठीक माने। तो ये एक तरह की गुलामी है और इंडिया इस तरह से बिक रहा है, और उसमें गवर्नमेंट का भी यही हाल है, गवर्नमेंट का भी हाथ यही है। पहली गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट, मैं उनके बीच में ऐसे नहीं कुछ करना चाहता। मैं लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ ये जो आईएएस के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट के लोग हैं, जो रियली गवर्नमेंट चलाते हैं, पॉलिटिशियन को इतना शायद मालूम भी नहीं कि किस तरह गवर्नमेंट चलानी है, ये तो आईएएस के लोग चलाते हैं। वो वैसे के वैसे ही हैं, जो जैसे पहले थे वो वैसे के वैसे ही हैं। अब ये जो पॉइंट है कि ये जो इंडिया वाले लोग मुझे कहते हैं कि ऐसे मत लिखिए, क्योंकि जो उनका साइकोलॉजिकल, मेंटल, मानसिक जो इमोशनल इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, वो लोगों का टूट जाएगा। मतलब वो ये कहते हैं कि लोगों को फील गुड चाहिए, लोगों को ये बताएं कि हाँ बहुत ग्रेट है, लोगों को बताएं कि हम क्रिकेट मैच जीतते हैं, हमारे गाने अच्छे हैं, हमारा योग अच्छा है, हम 5000 साल पहले ये करते थे। तो हम ऐसी बात मानते हैं, हम नशे में डूबकर रहना चाहते हैं। और वो जो हमारा साइकोलॉजिकल बैलेंस है वो टूट जाएगा यदि आप आके बोल दें कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 10 साल पीछे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अरे भैया, इंडिया के लोग बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, इंडिया के लोग बहुत काम भी कर सकते हैं। इंडिया के लोगों को एक बार हिला दो और उनको एक बार जगा दो तो वो बहुत कुछ भी कर सकते हैं इंडिया के। और तो उनको हिलाना जगाना ये हमारा काम है। ये नहीं कि आप नशे में हैं तो हम भी आपको दारू देते जाएंगे ताकि आप हमको क्योंकि कई लीडर्स सोशल मीडिया में लोगों को और दारू पिलाने जा रहे हैं और उनको एडिक्शन में और नशे में डाल रहे हैं, और लोग भी उनके पीछे और जाते हैं क्योंकि वो फील गुड दे रहे हैं। तो फील गुड बीमारी है एक तरह की, वो हमने फील गुड नहीं देना किसी को, जो सच है वही बताएंगे। जी, पूरी बुक का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट जो है, जहां पर आप लिखते हैं गूगल देवता, और वहां पर आप लिखते हैं इन मैनी वेज गूगल इज इवन मोर प्रेडेटरी देन फेसबुक इन इट्स सीक्रेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डेटा बिलोंगिंग टू अदर्स. In fact, Google's leaders have been explicit about their grandiose ambition of reshaping the world order, and their strategy to achieve this is to control all the data they possibly can about your whole life. अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं क्या खाता हूं, मैं क्या देखता हूं, क्या पढ़ता हूं, इससे गूगल को क्या फायदा होगा? मैं हूं कौन? तो इससे गूगल को ये फायदा है कि
जितना ज्यादा वो आपको जानेंगे, जितना ज्यादा वो आपको जानेंगे कि ये इसकी आदत क्या है, ये किस किस प्रकार इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इसकी कमजोरियां हैं, हाँ, ये जितना ज्यादा वो आपको जानेंगे उतना ज्यादा आपके ऊपर उनका हक रहेगा, उनके इन्फ्लुएंस रहेगा। अब जैसे आपके कोई फैमिली में बहुत क्लोज है आपको, तो वो आपको चेंज कर सकता है। आपका कोई साइकोलॉजिस्ट है जो आपके माइंड को जानता है, वो आपको चेंज कर सकता है। तो जितनी ज्यादा आप किसी को पहचाने, ज्यादा अच्छी तरह से जाने, उतना उसके ऊपर इन्फ्लुएंस भी हो जाता है। तो ये आपके ये जो डेटा गैदर कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत ही इंटीमेट, बहुत ही पर्सनल डेटा है। सबसे प्राइवेट मैं क्या लिख रहा हूँ, किसको लिख रहा हूँ, किस तरह की चीज लिख रहा हूँ। अब ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, टेक्निक, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो आप हिंदी में लिखें, चाहे इंग्लिश में लिखें, चाहे किस भाषा में भी लिखें, वो समझ सकते हैं कि आपने क्या लिखा। फिर एक चीज है जिसको कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। उसमें कह सकते हैं कि आपका सेंटिमेंट क्या है, आपका सेंटिमेंट गुस्सा है, प्यार है, आप डरे हुए हैं, खुश है, दुखी है, ये क्या आपका सेंटिमेंट है। और हर एक प्रकार, ट्रंप के बारे में क्या है, मोदी के बारे में क्या है, फलाने के बारे में क्या है, ये फार्मिंग के बारे में क्या, आपका क्या सेंटिमेंट क्या है, आपका मतलब इमोशनल थॉट क्या है, ये इसको कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब्जेक्ट है। तो ये चीजें वो जो आपके बारे में रीड कर रहे हैं कि आपने क्या लिखा, क्या खाया, उसके द्वारा वो आपके सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं। आपकी हैबिट्स क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, ये आप करते जा रहे हैं, और इसके साथ फिर उसका फायदा भी उठा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही गहरी बात है जो अमेरिका में अब लोग सोशल साइंटिस्ट समझ रहे हैं और ये चैलेंज कर रहे हैं। और ये यूएस कांग्रेस में भी इनको चैलेंज किया जा रहा है, ये इन कंपनीज को, और काफी लोग कोर्ट्स में भी जा रहे हैं। एंटी ट्रस्ट, एंटी मोनोपोली एक्शन भी उनके साथ दी जा रही है, पर मेक इन इंडिया में नहीं हो रहा। इंडिया में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि काफी जो लीडर्स हैं, इन लोगों ने पहले के ही खरीद रखे हैं। अब जैसे मैंने देखिए, मैंने ये एआई बुक के लिए, मैंने एक जो हमारी टीम है इंडिया में, उसने कई इंपॉर्टेंट मीडिया लोगों को पहुंचाई और कहा कि हम ये विचार करना चाहते हैं। एकदम कोई इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज उनको मैसेज आ गया कि ये बात नहीं फैलनी चाहिए। अब गवर्नमेंट में भी कुछ ही लोग, अब देखिए जब ये बुक निकल रही थी तो हमने नीति आयोग वालों को बोला कि आप लॉन्च कीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा अच्छा लॉन्च नहीं करेंगे तो आप एक स्पीकर भेज दीजिए, तो वो चुप रहे। उन्होंने बोला नहीं, एक स्पीकर भी नहीं ले आए, क्योंकि उनको डर है कि ये बात ज्यादा फैल जाएगी तो ये उनके लिए ठीक नहीं है। तो ये इंडिया का, इसीलिए हम आम आदमी के पास बात पहुंचाना चाहते हैं। कोई लीडर, कोई गुरु लीडर हो, चाहे मीडिया वाला हो, सरकारी हो, वो लोग नहीं इसको अलाउ करेंगे, वो इसको एनकरेज नहीं करेंगे। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, अभी ये पुस्तक जब की निकली है, वो है कुछ तो टेक्नोलॉजी के लीडर्स जो समझते हैं, वो कुछ है एकेडमिक्स, इंटेलेक्चुअल्स है, वो समझ रहे हैं बात। कुछ बहुत ही ईमानदार लोग हैं, चाहे जहां भी उनकी नौकरी हो, वो समझ रहे हैं। अब जैसे एक बहुत अच्छे हैं जो जियो में, रिलायंस जियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेड हैं, उन्होंने हमारी बुक लॉन्च की और उन्होंने मानी बातें सारी। जो भी मैं आपको कह रहा हूँ, कुछ जियो के अगेंस्ट भी कह रहा हूँ, उन्होंने ईमानदारी से मानी। अब हम, अच्छा लगता है हमको कि ऐसे भी लोग हैं जो ईमानदारी से मानेंगे, कहेंगे अच्छा हम सोचेंगे, हम और बात सोचेंगे। कुछ लोग गवर्नमेंट में हैं, यंग लोग ज्यादातर, जो इतनी ऊपर पोजीशन में नहीं है, उनको ये पुस्तक बहुत अच्छी लगी है। कुछ लोगों ने तो मुझे अप्रोच किया कि वो हमारी इन्फिनिटी फाउंडेशन में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, और हमने ऐसे 1-2 इंटर्न भी रख लिए है जो पीएमओ ऑफिस पे, अभी इस तरह के भी हमने रख लिए, जो वहां पर अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में उनका बहुत सुनते हैं, और हमारे साथ वो इंटर्न लगे हैं क्योंकि वो ये बात सीखना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो हमारे कंट्री में हैं वो बिके हुए हैं, वो अभी इसकी जो गंभीरता है वो समझना चाहते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जियोपॉलिटिक्स की बात की, और बैटल ग्राउंड 2 में जब हम बात यूएसए, चाइना और इंडिया की कर रहे हैं, तो वहां पर आपने डेटा एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करते हुए कहा है, पुअर कंट्रीज लैक द सोफिस्टिकेशन एंड क्लैरिटी टू नेगोशिएट, एंड देयरफॉर देयर वैल्यूएबल डेटा इज पिल्फर्ड बाय foreign parties over whom they have no control. In most cases, these countries do not even know who has taken what data and how it is being used. Consequently, they are unable to assert sovereignty
over their own native data. अब ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि ये आज दुनिया भर में इसकी आग फैल रही है, इसके बारे में बात हुई है, चाहे वो यूएस रशिया हो, यूएस इलेक्शंस को प्रभावित करने की बात हो। भारत के लिए कितना सच है और भारत इसके लिए कितना तैयार है? 5 साल हुए, हमने रिसर्च की कि हार्वर्ड वाले लोग, हार्वर्ड और कई और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज वाले लोग कुंभ मेला में रिसर्च कर रहे हैं। कुंभ मेला में 10 करोड़ लोगों का वो रिसर्च कर रहे हैं कि किस जाति का है, क्या उसकी सोशल स्टेटस है, आदमी है, औरत है, क्या जेंडर का इशू है, खुश है, दुख है, किस रिलीजन, किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। मतलब सोशल साइंसेस का एक सर्वे कर रहे हैं कुंभ मेला में। और उनका जब वो अमेरिका में जाके पब्लिश करते हैं, वो कहते हैं कि मैपिंग द कुंभ मेला, मतलब कुंभ मेला का हम नक्शा बना रहे हैं कि लोगों का विचार क्या है, कैसे है। और फिर वो कह रहे हैं कि हम ये जो नॉलेज है, ये हम इसमें से हम ह्यूमन राइट्स निकालेंगे कि कुंभ मेला में क्या क्या ह्यूमन राइट्स ठीक नहीं चल रहे, ताकि केस चला सके। फेमिनिस्ट को ला रहे हैं। जो एक लेडी है वहां, डायना एक, हार्वर्ड की, वो हिंदुइज्म एक्सपर्ट है, उसने कहा कि हम तो ये चाहते हैं कि फेमिनिस्ट लाए। अब अगले बार हम फेमिनिस्ट लेके आएंगे ताकि वो भी ये रिसर्च करेंगे, ताकि हमको मालूम हो कि विमेन के अगेंस्ट किया जा रहा है, शायद ये कुछ जातियों को अगेंस्ट है, या कुछ ये ब्राह्मण ज्यादा है, बाकी लोग कम है, या मुस्लिम को नहीं अलाउ कर रहे, क्रिश्चियन को नहीं अलाउ कर रहे। मतलब ये कुंभ मेला को तोड़फोड़ करना चाहते हैं और उसको ये इंक्वायरी कर रहे हैं। और एक तो तोड़फोड़ करना चाहते हैं, उसके लिए उनको डेटा चाहिए, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सारे भारत के लोग वहां आते हैं, तो उनका पूरे भारत का नक्शा होता है कि ये लोगों के क्या विचार है, और उन गांव में कौन से कन्वर्ट करने के लिए कौन से कैसे लोगों को अप्रोच करो, उनके साथ मित्रता होती है, कुछ कांटेक्ट बनाते रहते हैं, ये उनको डेटाबेस में बना लेते हैं, उनको फिर मैसेजेस भी भेजते हैं, उनको उनके घर कोई आदमी भी आएगा, उनको कुछ विन ओवर करने के लिए, उनको जीतने के लिए। सो 100 मिलियन, 10 करोड़ लोग आपको एक जगह मिल जाएं, 1-1.5 महीने में 10 करोड़ मिल जाएं, उनके बारे में पूरा डेटा मिल जाए, उनके बारे में बायोडेटा, उनका डीएनए, उनका सलाइवा को एनालाइज करके। तो ये जो डेटा है, ये बहुत ही कीमती डेटा है। ये डेटा, इतना डाइवर्सिटी का डेटा कोई देश किसी को भी ऐसे मुफ्त में देना नहीं चाहिए। तो उस बार हमने 2016 में कई सारी हमने यूट्यूब वीडियोस निकाली। इंडिया इज सेलिंग द कुंभ मेला डेटा, क्यों कर रहे हैं, हाईजैकिंग द कुंभ मेला डेटा, हार्वर्ड, ऐसे हमने 4-5 अच्छे बड़े बड़े वीडियो निकाले। और उसका काफी फायदा ये हुआ कि खूब पिटीशन भी लोगों ने किया कि इंडियन गवर्नमेंट को ये बंद कर देना चाहिए। और फिर हमने जो अखाड़ा परिषद है, जो नाग साधुज है, उनके जो लीडर हैं, अखाड़ा परिषद का जो प्रेसिडेंट है, हमने उनको जाके ये वाराणसी के पास जाके मिले और वीडियो बनाया, और वो वीडियो हमारे YouTube चैनल में भी है। और उन्होंने भी कहा कि ये बात बंद कर देनी चाहिए, ये गवर्नमेंट को ये अलाउ नहीं करना चाहिए, ये जो हमारा अधिकार है इस कुंभ मेला पर, ये कोई टूरिज्म का तमाशा नहीं है, उन्होंने भी कह दिया। और फिर किसी ने, जो मेरे इतने सारे आर्टिकल्स थे, उनको प्रिंट किया, इंग्लिश में भी किया, हिंदी में भी किया, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इतना हमने शोर मचाया। और फिर जब, क्योंकि हमें मालूम है ये जो इसको बिग डेटा कहते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसकी कीमत बहुत आती है ऐसे डेटा की। तो ये फिर जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने, तो हमको किसी ने कहा कि आप जाके उनको प्रेजेंट करो, आप उनको प्रेजेंटेशन करो। तो हम गए लखनऊ, 2 रात हम ठहरे उनके गेस्ट हाउस में। उन्होंने हमारी बहुत खातिरें की, बहुत अच्छी तरह से प्यार से हमको रखा, और हमने अपनी सारी पावर पॉइंट उनको दी और सारी रिपोर्ट भी दी कि ये जो हार्वर्ड वाले लोग कुंभ मेला के बारे में डेटा गैदर करने के लिए आ जाते हैं, जब भी ये बंद किया जाए, और इसके ऊपर आप ध्यान रखो कि क्यों आ रहे हैं, कौन कर रहा है, और इंडिया में कौन उनके एजेंट्स हैं, उनके ऊपर भी ध्यान रखो। तो उन्होंने कहा हाँ करेंगे। और उन्होंने IAS वालों को दे दिया कि हाँ जी, आप ये मल्होत्रा जी से आप कीजिए, सब कुछ कर दिया। लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ महीनों के बाद फिर हमने अखबार में पढ़ा कि योगी आदित्यनाथ गिव्स परमिशन टू हार्वर्ड एंड ऑल दीज पीपल टू कम एंड स्टडी कुंभ मेला। मतलब जो हमने कहा गलत हो रहा है, उसको और बढ़ा दिया। जो हमने कहा वो लोग बेच रहे हैं, वो लोग खरीद रहे हैं हमारा डेटा। खरीदता तो पैसे देना होता है, वो तो मुफ्त का ले रहे हैं, हड़प कर रहे हैं, हाईजैकिंग कर रहे हैं।
हमने कहा कि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएगा और इसके बारे में हमारे अगेंस्ट के क्या क्या गांव में क्या हो सकता है, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन पॉलिटिकल है कौन नहीं है, किसकी क्या कास्ट है, कौन सा रिलीजन है, किसको कन्वर्ट किया जा सकता है, कौन खुश है, कौन किसके साथ लड़ सकता है, ये तरह का जो डेटा वो गैदर कर रहे हैं इंडिया के लोगों के बारे में इतने बड़े स्केल में, एक ही जगह 1.5 महीने में 2 महीने में कितना डेटा वो खजाना उनके पास होता है, सबके फोटोज हैं, फेशियल रिकग्निशन है, सारा कुछ उनके पास हो जाता है। और इंडिया के लोग ऐसा नहीं कर रहे। इंडिया के कोई यूनिवर्सिटी नहीं कर रही, कोई एनजीओ नहीं कर रहा, कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये फॉरेन लोग कर रहे हैं इंडिया के बारे में। क्यों हो रहा है? हमने जो उनको कंप्लेंट दी तो उन्होंने तो मेरी कंप्लेंट को काउंटर करने के लिए, क्योंकि वहां पर उनके भी जासूस होते हैं बैठे, किसी ने उनको बोल दिया, फॉरेन कंट्री वालों को उन्होंने डेलीगेशन भेजी। अब हम नहीं कहते कि उनको रिश्वत दी है, मैं नहीं ये कुछ कहना चाहता, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मिनिस्टर ने किया, शायद आईएएस वालों ने किया हो, शायद कोई लोअर लेवल लोगों ने किया हो, जिसने भी किया है, शायद ये जो इंडियन एम्बेसी वाले बैठे हैं जो यूएसए में उनके थ्रू किया हो, जैसे भी किया, उनके ये चमत्कार किया कि कुछ ही महीनों में जो हमने कहा था, जो हमने एडवाइस दिया था कि ये नहीं होना चाहिए, वो और जोर से होना शुरू हो गया। तो ये काफी मेरे को, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अब ये जो बात हुई कुछ साल पहले, उसके कारण मैंने ये पुस्तक लिखी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस पॉइंट पर मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि हमारा दायित्व न केवल इस विषय को समझना है, बल्कि आप इस वीडियो को लीजिए, आप राजीव जी के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, राजीव मल्होत्रा ऑफिशियल, वहां पर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। इन वीडियोस को अपने क्षेत्र के एमएलए, एमपी, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनके साथ शेयर कीजिए और उनसे प्रश्न पूछिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ही हम सच्चे देशभक्त हैं। आगे चलते हैं। आपने आपकी बेस्ट सेलर बुक जो रही है, जिसके बारे में जिसके थ्रू लोग आपको पहचानते हैं, ब्रेकिंग इंडिया, और उस बुक में आपने कुछ लिखा है, और उस बुक का आज मैं रेफरेंस देते हुए यहाँ पर चैप्टर 10 में ऐसा लिखा है कि देयर इज अ एसेंशियल रिलेशन बिटवीन ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने बाद में उसमें कहा है कि इट कैन बी नर्चर्ड एज ए टूल टू यूनिफाई इंडिया। तो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के हाथ से एआई को लेकर और यूनिफाइंग इंडिया तक लाने का ये 180 डिग्री का टर्न हम कैसे प्राप्त करेंगे? ये बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो माइंड को एम्पलीफाई करता है। मतलब जो भी मेरे थॉट हैं, मैं ज्यादा लोगों को फैला सकता हूँ और लोगों की थिंकिंग को मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ। इसका मतलब ये तो आइडियोलॉजी से, प्रोपेगेंडा के लिए तो बहुत बड़ा वेपन है, बहुत ही, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा करना है सोशल मीडिया के थ्रू, कैसे फॉल्स फेक न्यूज डालो, कैसे अच्छी डालो, किसको, किस आइडिया को, किस पोस्ट को बढ़ाओ, किसको कम करो, इस प्रकार बहुत ध्यान से हम आइडियोलॉजी को फैला सकते हैं। किसी को बदनामी कर सकते हैं, किसी के बारे में हम स्कैंडल कर सकते हैं, किसी को हम ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि हमको उसके बारे में कितना मालूम है। जितने भी इंडिया के मिनिस्टर्स हैं, जितने भी इंडिया के लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, मिलिट्री लीडर्स, उनकी जो ईमेल्स हैं और उनकी जो मैसेजेस हैं, वो पढ़ के कितने सारे लोगों को ब्लैकमेल किया जा सकता है। ये भी सोचना चाहिए, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। तो ये जो चीजें हैं, इनके ये एक तरह के वेपन है, जिनके साथ ये जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं, ये ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस बहुत ये गदर मचा रही है, गदर मचाने वाली है, गदर मचाना शुरू कर दिया है। अब ये क्योंकि उनके हाथ में ये ऐसा यंत्र है कि इसके द्वारा लोगों को लड़ाई भी कर सकते हैं, भड़का सकते हैं, और गलत चीजें बता सकते हैं। तो एक तरह का वेपन बन गया ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के पास। और एक यूएसए में एक थिंक टैंक है जहां पर एक टॉपिक हो रहा है, एआई एंड क्रिश्चियनिटी। वो मिशनरीज को, इवेंजलिस्ट को एआई सिखाकर, मतलब एआई के साथ आप विलेज में जाएंगे, नक्शा होना चाहिए कि कौन इसका लीडर है, कौन है, किसको खरीदा जा सकता है, किसका किसी के साथ अफेयर है, किसी के साथ लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है। तो उसके साथ वो आपके पास हाथ में इतना होगा तो आप ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो ये मिशनरी वर्क, इवेंजेलिकल वर्क, ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में चर्चा चल रही है कि ये इंडिया में जाकर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हेल्प कर सकता है। और इंडिया में लोगों को इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं। और ये जो लेफ्ट विंग है, ग्लोबल लेफ्ट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत इन्वेस्टेड है।
और ये भी ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस में है। सो इस तरह से जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस जो हमने 10, 12, 15 साल पहले लिखी थी, अब ये ब्रेकिंग इंडिया 2.0 अब ये आगे बढ़ गई है। ये ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस और आगे बढ़ गई हैं, और हम उनको पहचान हमारी टीम आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि जो भी हमारे लोग हैं, ये सोशल मीडिया में जितने भी हमारे फ्रेंड्स ही हैं, हमारे मित्र ही हैं, जो सोशल मीडिया में कितने लगे हुए हैं, हर रोज कोई ना कोई बातचीत पर, स्कैंडल पर चलते रहते हैं। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक वो पहचान ही नहीं सके। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानते नहीं, तो वो काफी ऑब्सोलीट हो गए, वो काफी ये लोग ऑब्सोलीट हो गए। अब ये जो हमारे अगेंस्ट हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके, हम अपनी विचारधारा भी चला सकते हैं। हम इंडिया को यूनिफाई भी कर सकते हैं। हमारे पास समझो इंडियन ग्रैंड नैरेटिव हो, इंडिया के बारे में क्या हमारा नैरेटिव क्या है। ये नहीं कि जो वो सोशल जस्टिस वो लोग कहते हैं, हम क्या, हमारी धार्मिक क्या विचारधारा है। उनकी सोशल जस्टिस को छोड़ो, हम अपनी विचारधारा को डाल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और फिर हम उसको चला सकते हैं। उसके साथ हमारा देश की यूनिटी बढ़ेगी, और देश के जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी ज्यादा अच्छी रहेगी, ठीक रहेगी, और उससे हमारी सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। तो ये काम करने के लिए हमने कितनी बार दिल्ली में पिछले 4-5 साल कितने सरकारी लोगों को, मिनिस्टर को, ऑफिशियल गवर्नमेंट वालों को कितने प्रेजेंटेशन प्राइवेटली दिए हैं, किसी से बातचीत की है, किसी को पावर पॉइंट दिखाया है, किसी को प्रपोजल भेजा है, उसका कुछ असर नहीं हुआ। तो तभी हमने कहा कि अब तो पुस्तक लिखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपनी पुस्तक में एक रेफरेंस दिया है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डीकोलोनाइजेशन हुआ था, और ऐसा आपने एक हिंट दिया है कि डीपॉपुलेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हो सकता है, ये कैसे हो सकता है और इसकी संभावना कितनी है? सो डीपॉपुलेशन का मतलब है जो पॉपुलेशन है उसकी आबादी कम हो जाए, आबादी कम हो जाए। समझो अब 8 बिलियन लोग हैं सारे वर्ल्ड में, अब वो समझो आधे कम हो जाएं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इतने लोगों की जरूरत भी नहीं है। इतने लोग जो हैं उनको खिलाओ पिलाओ, क्यों खिलाओ पिलाओ, उनसे उनकी नौकरी की तो जरूरत है नहीं, उनकी लेबर की तो जरूरत है नहीं, मशीनें काम कर सकती हैं। तो इंडिया में भी क्या ये हो सकता है कि जितने लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, उनकी जरूरत है नहीं, उनको खिलाना है, पिलाना है, मेडिकल देना है, एजुकेशन देना है, घर देना है, सब कुछ देना है, तो कौन देगा? टैक्स बढ़ेंगे, टैक्स जो अमीर लोग हैं वो टैक्स नहीं देना चाहते, वो कहते हैं इन लोगों को रहने दो, हम क्यों टैक्स दें। तो ये प्रॉब्लम होगी ना, ये सोशल प्रॉब्लम होगी। तो इसके कारण ये ऐसे कभी हो सकता है कि वर्ल्ड की थिंकिंग ऐसी हो कि पॉपुलेशन को अब कम कर देना चाहिए। अब जैसे चाइना ने कंट्रोल किया, अब ये पॉपुलेशन को कम करने के लिए 50 साल लगेंगे, 50 मे बी 100 साल लगेंगे धीरे धीरे कम होने में। तो उसको हम डीपॉपुलेशन कह रहे हैं। मतलब पॉपुलेशन को कम करना, पॉपुलेशन को बढ़ाना नहीं और इक्वल नहीं करना, बट एक्चुअली पॉपुलेशन को बहुत कम करना, थोड़ा बहुत कम नहीं करना, बहुत ज्यादा कम करना, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ये जो डीपॉपुलेशन है, मेरे को लग रहा है कि इसका चांस है कि ये इस तरह की बातचीत होगी, और उसमें इंडिया का प्रॉब्लम ज्यादा होगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। अब जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन कम है वो टेक्नोलॉजी से काम करा सकते हैं। जैसे रशिया में पॉपुलेशन कम है, जमीन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर ये टेक्नोलॉजी के साथ वो तो आगे बहुत बढ़ सकते हैं, उनके पास ज्यादा लोग भी नहीं है। इंडिया में अब जैसे हम टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है, तो उसके साथ फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। जो जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी वो कहाँ जाएंगे? तो ये हमको सोचना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये प्रॉब्लम निकाला है कि ये डीपॉपुलेशन के बारे में भी लोगों को विचार करना चाहिए कि अब ये ऑटोमेशन आएगी और उसके साथ कम लोगों की जरूरत होगी, तो फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे, क्या होगा उनका? ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बीच में जिक्र किया था आध्यात्मिक गुरुओं का। हम श्रुति परंपरा से आते हैं, हमारे वेद भी श्रुति परंपरा में चले हैं। उसके बाद अब हम न्यू एज गुरुज जो नाम देते हैं, जो भगवा पहने भी हैं, भगवाधारी भी हैं, और कुछ अलग भी हैं। जैसे अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो वहां पर हमारे पास सदगुरु भी हैं, बहन शिवानी भी हैं, और आज के समय में विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जैसे लोग भी हैं, जो अपने आप को आध्यात्मिक गुरु ना कहकर मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। आपको लगता है कि क्या वो इस चैलेंज को, इस चुनौती को समझते हैं
और क्या उन्हें समझने और इसमें नेतृत्व लेने की जरूरत है? देखिए, जरूरत तो जरूर है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पिछले 3-4 साल जब मैं ये पुस्तक की रिसर्च कर रहा था, प्राइवेटली हमने कितने मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि फिर उनसे लड़ाई हो जाती है। फिर तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर जो सुपर गुरु हैं, जो मल्टीनेशनल गुरुज हैं, कितनों को मैंने मैसेज भेजा कि मैं इस बारे में आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ, डिस्कशन करना चाहता हूँ, थोड़ी बातचीत होगी। मैं आपके जो मैंने रिसर्च निकाली है, क्या निकला उसमें से, वो आपको बताना चाहता हूँ, आपको कंसल्ट करना चाहता हूँ। मे बी हम मिलकर कुछ करेंगे। उनको इंटरेस्ट नहीं है। कई तो बिल्कुल अपने नशे में लगे हुए हैं कि हम इतने सक्सेसफुल हैं, हम इतने बड़े हैं, तो हम ये क्यों बात करें, इसके साथ क्यों बात करें। कुछ गुरु समझते हैं कि उनको हम गुरु नहीं, हम अपने आप को गुरु नहीं मानते, तो कि हमको किसी से सीखना तो है नहीं, हमको तो लोगों को समझाना है। लोग हमको क्या समझाएंगे। मतलब उनको में इतनी एरोगेंस है कि वो ये समझते हैं, आई हैव नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी, हु इज ही टू टीच मी। कौन सिखाने वाला है ये? हाँ, आई ऑलरेडी नो एवरीथिंग, आई एम द गुरु, ये कौन मुझे सिखाने वाला है। तो कम पीपल में तो ऐसी एरोगेंस है, बहुत है। और कई लोग हैं जो डरे हुए हैं इससे, क्योंकि उनको ज्यादा मालूम नहीं है। एक दो तो सुपर गुरु जो हैं वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में उनको बहुत, उनका नाम है, क्योंकि उनकी प्रेस्टीज है, उनकी फॉलोइंग इतनी बड़ी है, उनके पास इतना पैसा है। सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में कई लोगों को बुलाया जाता है। और मैंने ऐसे एक दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेमिनार देखी है जहां पर डिस्कशन हो रहा है, और बाकी विदेशी जो एक्सपर्ट हैं वो भी बोल रहे हैं, और एक दो हमारे सुपर गुरु भी इनवाइट किए गए हैं। लेकिन उनका विचार जो है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड, उनको जो बाकी जो गहराई की बात है वो नहीं आती। तो वो बड़ी सुपरफिशियल सी, कोई जो यहाँ पर अखबारों में लिखी होती है, जो आम लोग बोलते हैं, वैसी बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बोल देते हैं और आगे चले जाते हैं, लेकिन वो गहराई से नहीं समझ सकते। तो इसीलिए ये जो पुस्तक है, इसका जो चैप्टर 5 है, और इसको जो हमने बैटल ग्राउंड 4 का है, वो उसको हमने कहा है बैटल फॉर सेल्फ। मतलब जो हमारी अध्यात्मा है, उसका बैटल, वो एक बैटल ग्राउंड है कि हम जो हमारी अध्यात्मा है, हम कौन है। आज अब ये हो रहा है कि जो वेरिएबल्स है, ऑगमेंटेड रियलिटीज के साथ आप फैंटेसाइज करेंगे कि मैं हवाई जहाज में हूं, या मैं माउंट एवरेस्ट में हूं, या मैं, मतलब आप फैंटेसाइज कर सकेंगे। आप फैंटेसाइज कर सकेंगे कि मैं क्रिकेट स्टेडियम में हूं, 50,000 लोग तालियां बजा रहे हैं, मैंने छिक्का मार दिया। हाँ, ऐसे आप फैंटेसाइज करेंगे, किसी आप फैंटेसी दुनिया में रह सकते हैं। और वेरिएबल्स डालकर आपको फीलिंग भी होगी कि मैं ग्रेविटी से गिर रहा हूं, मैं पैराशूट से गिर रहा हूं, जो कुछ भी आपको चाहिए। सो ये जो आर्टिफिशियल सेल्फ, एक नकली सेल्फ हो रही है, फेक सेल्फ भी फेक बन रहा है। तो ये तो स्पिरिचुअल बात होगी ना। इस पे स्पिरिचुअल हमारी क्या कहती है कि हमको तो सिखाया है कि कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाओ, और जो इस फिजिकल बॉडी की और इंद्रियों की बात है, उसको नेति नेति कहो। इंद्रियों के पीछे मत जाओ, इंद्रियों में अटैचमेंट मत रखो। अपने आध्यात्मिक रास्ते में जाकर वहां पर आप आनंद प्राप्त करो। हमको तो वहां जाने को कहा है कि अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे बढ़ाना है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बड़ी मटेरियलिस्टिक रैट रेस इसको समझ सकते हैं, उसमें तो रास्ता दूसरी तरफ जा रहा है। तो ये स्पिरिचुअल काम है, ये स्पिरिचुअल लोगों को समझना चाहिए, इसके ऊपर विचार करने चाहिए, डिबेट करनी चाहिए, इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। और उसके लिए हम चाहते हैं कुछ साथी हमारे साथ, स्पिरिचुअल लोग हमारे साथ मिले, ताकि हम उनके साथ विचार कर सकें। अब मुझे उम्मीद है कि ये ऐसे शो के बाद कुछ लोगों को शायद इंटरेस्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने आध्यात्मिक गुरुओं से भी ये प्रार्थना करेंगे कि ये आपको हमारे देश का आध्यात्मिक नेतृत्व करना है, तो आपको इस विषय की गंभीरता को समझना चाहिए और आगे आना चाहिए इस देश के भविष्य के लिए। राजीव जी, मन तो ऐसा कर रहा है कि हम आपसे बात करते रहें, पर आपके और एंगेजमेंट्स हैं। आपने इतना समय हम लोगों के लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हुए मैं कहूंगा कि आप सब लोकतंत्र के दर्शकों के लिए कोई संदेश अपना देना चाहेंगे तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो इंग्लिश समझते हैं उनको ये पढ़नी चाहिए। धीरे धीरे हर रोज कुछ कुछ पेज पढ़ें। और हमारे जो वीडियोस है हमारी चैनल पर, ये इसका जो वेबसाइट है www.aiandpower.com, वहां पर आप जाएं, वहां पर सारे वीडियोस भी मिलेंगे, वहां पर पुस्तक खरीदने का भी है, इंडिया में, बाहर भी, सब कंट्रीज में मिलती है।
किंडल पे भी मिलती है। तो अभी तक हमारा हिंदी में इसका अनुवाद नहीं हुआ, लेकिन हम ये भी चाहते हैं किसी को शौक है, जिसको एक्सपीरियंस है हिंदी में अनुवाद करने का, हमको ईमेल भेजे। हम चाहते हैं कि कोई हमारा इसको इंग्लिश हिंदी में भी अनुवाद करने की सहायता दे सके। हमारी भी अपनी टीम है जो करेगी, पर लेकिन इसका बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए भी हमको सहायता चाहिए, क्योंकि ऐसी पुस्तक हिंदी में निकल जाए और बाकी भारतीय लैंग्वेजेस में आ जाए तो उसका तो और भी बहुत फायदा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा तो हम ये चाहते हैं कि आप ये प्रॉब्लम्स को समझें, डर से मत जीवें, आप समझें, और इसमें आपको खूब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे में दम है, हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जब तो हमको प्रॉब्लम पता मालूम होगा तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली इसकी एक वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं, अगली वॉल्यूम, उसमें हम इसके क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट के क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, वो भी निकालेंगे। लेकिन अभी हमने वो इसलिए नहीं निकाले कि हम चाहते हैं पहले लोग इसको तो पढ़ें, पहले प्रॉब्लम को तो समझें कि क्या प्रॉब्लम है, फिर वो तैयार होंगे, उनको जब हम सोल्यूशन देंगे, पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, तब वो समझ पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ, आपकी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से निकाली है बातें। आपको I want to thank you also. You've taken the ideas out very nicely. थैंक यू सो मच। और मैं मित्रों में आपसे भी यही कहना चाहूंगा, राजीव जी के चैनल पर अवश्य जाएं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और साथ ही उनकी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया है, जहां से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजन किंडल से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। मित्रों, आप लोग मुझसे कहते रहते हैं कि मैं कभी डोनेशंस, कभी दान क्यों नहीं लेता हूं, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं आपसे ये दान मांग रहा हूं कि इस बुक को आप खरीदें, पढ़ें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, अपने देश के प्रबुद्ध लोगों तक पहुंचाएं, और इस विचार को एक क्रांति बनाने में हमारा सहयोग करें। राजीव जी, एक बार फिर से आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी राजीव जी। मैं एक पॉइंट और कहता हूं कि हर एक इंसान जो देख रहा है जी, खुद पढ़े ना पढ़े, देखिए इतनी लगता है बहुत बड़ी पुस्तक है, पर उसके पहले 20 पेज में इंट्रोडक्शन है, वो सारा समरी देता है। और फिर हर एक चैप्टर, 10 चैप्टर है, हर एक चैप्टर के शुरू में पहले एक पेज में बुलेट पॉइंट है, वो चैप्टर की समरी है। तो यदि आप पहला इंट्रोडक्शन पढ़ लें और हर एक चैप्टर की समरी पढ़ लें, और इसमें अच्छे अच्छे डायग्राम्स भी है काफी सारे, ये जो डायग्राम्स हैं ये आप देख लें, तो उसके साथ आपको काफी आइडिया हो जाएगा। लेकिन आप इसको एज ए गिफ्ट गिव इट टू योर MLA, गिव इट टू योर लोकल मीडिया पीपल, उनको कहो कि इसके बारे में आर्टिकल लिखो, उसके लोकल जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उनको दो, को बोलो कि इसके ऊपर डिस्कशन करो। आप जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको दे सकते हैं, जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं उनको दे सकते हैं, जो भी आपकी सोसाइटी में, आपके Tier 1, 2, Tier 3 सिटीज में जो भी लोग, नेता लोग हैं, जिस प्रकार के भी नेता लोग हैं, चाहे लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, सबको लोगों को चाहिए। चाहे कोई NGO वाले लोग हों जो बहुत ये सोसाइटी के बारे में काम करते हैं, उनको भी आप गिफ्ट दे सकते हैं। आप यदि 5-10 जितनी भी पुस्तकें खरीदें और लोगों को ऐसी गिफ्ट दें, उसका बहुत फायदा हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी हमारे साथ आने का। और मैं मैं वादा आपसे लेना चाहूंगा कि ये हमारी पहली बातचीत नहीं है इस चैनल पर। हमारे दर्शक आपके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत आपका सम्मान करते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप आते रहें, और जब आप भारत आएं तो भी हम और हमारे दर्शक आपके ज्ञान से लाभ उठा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।